हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी ही भाग 89। मुन्ना ने डॉक्टर से बात की और उर्वशी के पार्थिव शरीर को लेकर बाहर एम्बुलेंस के पास चला आया। वार्ड बॉय ने उर्वशी की बॉडी को एम्बुलेंस में लेटा दिया। यादव और नीलिमा की आंखों से आंसू बहने लगे, तो वहीं शिवम का मन भारी था। मुन्ना के चेहरे पर कोई भाव नहीं थी, उसके जहन में बस चल रहा था शक्ति का दिया हुआ धोखा। जो सच अब तक शक्ति ने मुन्ना से छुपाया, वह मुन्ना को अब किसी धोखे से कम नहीं लग रहा था। मुन्ना ने यादव और नीलिमा से एम्बुलेंस में बैठने को कहा और शिवम से अपने साथ चलने को। मुन्ना, तुम्हें नहीं लगता इस समय मुरारी को हमारे साथ होना चाहिए? शिवम ने मुन्ना के कंधे पर हाथ रखकर कहा। मुन्ना समझ गया कि शिवम क्या कहना चाहता है। उसने हामी में गर्दन हिलाई और शिवम से बाकी सबके साथ चलने को कहकर खुद अपनी बाइक लेकर वहां से चला गया। मुन्ना जानता था मुरारी इस वक्त कहां है, इसलिए बिना देर किए वह पुलिस स्टेशन पहुंचा। शक्ति मुरारी के साथ विक्रम और डीआईजी सर को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा, जहां पहले से बड़े अफसरों की मीटिंग थी। शक्ति ने डीआईजी से सारा वादा जो किया था वह उसे इन सब से निकाल देगा, लेकिन पहली बार शक्ति ने बेईमान लोगों के साथ बेईमानी की और पुलिस स्टेशन आते ही सबसे पहले मीटिंग रूम में डीआईजी सर को रिमांड पर लिया। सबको अपने खिलाफ देखकर डीआईजी ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया और फिर शक्ति के पास उसके खिलाफ सबूत भी थी। विक्रम को रिमांड पर लेने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि सारे सबूत पहले से उसके खिलाफ थे। उस पर आशिफ का कत्ल करना और अपने बेटे को मारने की कोशिश करने के जुर्म में उस पर कई चार्जेस लगे थे। अब बारी थी मुरारी की। कांस्टेबल ने जैसे ही मुरारी को ले जाना चाहा, शक्ति ने आकर उससे कहा, रुको, इन्हें हम लेकर जाते हैं। वह मुरारी के सामने आया और कहने लगा, हम जानते हैं इस वक्त आप किसी भावना से गुजर रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि आप बेकसूर हैं और आपको इन सब बातों में फंसाया गया है, लेकिन कानून ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। अंदर जो लोग बैठे हैं वो सब बड़े अफसर हैं और इस केस से जुड़े हैं। वे लोग बस आपसे कुछ सवाल करेंगे। हमें माफ कर दीजिए, हम आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। शक्ति का उतरा हुआ चेहरा देखकर मुरारी मुस्कुराया और शक्ति के कंधे पर हाथ रखकर कहा, शक्ति, तुम हो इंस्पेक्टर होकर इमोशनल हो रहे हो? पुलिस की नौकरी में जो इमोशनल शब्द जचता ही नहीं है। कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे तुम्हारे सामने तुम्हारा कोनो रिश्तेदार क्यों ना खड़ा हो। तुमने अपना फर्ज निभाया है शक्ति, और जे वक्त हमरा तुम्हारा रिश्ता याद रखने का नहीं बल्कि पुलिस और मुजरिम का है, तो इतना सब ना सोचो। अरे हमको तो गर्व है कि काशी ने तुमको चुना। अब हम अंदर जाएं? शक्ति ने सुना तो उसके चेहरे पर परेशानी के भाव कुछ कम हुए और उसने कहा, आइए मैं आपको लेकर चलता हूं। शक्ति पूरे सम्मान के साथ मुरारी को मीटिंग रूम में लेकर गया और वहां शुरू हुआ मुरारी से सवाल जवाब का सिलसिला, जहां शक्ति ने पहली बार मुरारी को इतना विनम्र और शांत देखा था। दी, ये सब लोग कहाँ चले गए? ना जीजू कहीं नजर आ रहे हैं, ना मुरारी, और तो और मुन्ना भी घर में नहीं है। आज तो हम लोग बनारस जाने वाले थे, फिर ये लोग सुबह सुबह कहाँ चले गए? अनु ने सारिका से कहा। शिवम जी ने कहा था वे किसी जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं और मुरारी भैया भी उनके साथ ही गए हैं। मुन्ना हो सकता है गौरी से मिलने गया हो। सारिका ने कहा, जिसे खुद नहीं पता था कि ये तीनों कहाँ हैं। गौरी से मिलने? गौरी तो खुद सामने से आ रही है। अनु ने सामने से अंदर आती गौरी को देखते हुए कहा। सारिका ने गौरी को देखा तो उसके चेहरे पर चिंता के भाव उभर आए। वह अनु से कुछ कहती, इससे पहले गौरी उन दोनों की तरफ आई और दोनों के पैर छुए। गौरी को आशीर्वाद देकर सारिका ने प्यार से उसके गाल को छुआ और कहा, मुन्ना भी तुम्हारे साथ आया है? नहीं, मैं तो अकेले आई हूँ। वैसे मान है कहाँ? मैंने उसे कितने फोन किए, उसने मेरा फोन तक नहीं उठाया। और वंश कहाँ है? गौरी ने इधर उधर देखते हुए कहा। गौरी की बात सुनकर अनु और सारिका ने एक दूसरे को देखा। तभी काशी अंजलि के साथ वहां आई और कहा, वंश भैया तो आज सुबह ही मुंबई के लिए निकल गए, तुम मिली नहीं थी ना? हाँ, ममा और जय भी आ रहे हैं। ममा जाने से पहले सबसे मिलना चाहती है। गौरी ने खुशी भरी स्वर में कहा। वो सबसे खुद मिल लेगी, तुम मेरे साथ आओ। कहते हुए गौरी
का हाथ पकड़कर काशी उसे अपने साथ ले गई। सारिका और अनु को जब तीनों की परवाह होने लगी। ट्रेन में अपनी सीट पर बैठा वंश फोन में गेम खेलने में बिजी था। तभी उसके सामने वाली सीट पर आकर एक लड़की बैठ गई और अपना सामान जमाने लगी। वंश ने लड़की को देखा तक नहीं और अपना ध्यान बस फोन की स्क्रीन पर रखा। वंश को फोन में बिजी देखकर लड़की ने एक नजर उसे देखा और वापस अपना काम करने लगी। कुछ देर बाद लड़की ने वंश को कहा, एक्सक्यूज मी। वंश ने ध्यान नहीं दिया और गेम खेलता रहा। लड़की ने दोबारा कहा, एक्सक्यूज मी, हेलो, मैं तुमसे बात कर रही हूं। उसने हेलो थोड़ा ज्यादा ही जोर से कहा तो वंश का ध्यान टूटा और उसने लड़की की तरफ देखकर कहा, कौन, मैं? हाँ, वो पिलो पास करोगे प्लीज? लड़की ने कहा। वंश ने अपनी सीट पर पड़े तकियों में से एक उठाया और लड़की की तरफ बढ़ा दिया। थैंक्स, लड़की ने कहा, लेकिन वंश ने पूरा थैंक्स भी नहीं सुना और वापस अपना ध्यान फोन में लगा लिया। अगर पुराना वंश होता तो अब तक लड़की से फ्लर्ट कर चुका होता, लेकिन निशी से मिलने के बाद वंश की यह आदत बदल चुकी थी। उसके आसपास कौन बैठा है उसे कोई मतलब नहीं था। आसपास होते शोर से बचने के लिए उसने कानों पर हेडफोन लगा लिया और फोन में बिजी हो गया। वंश को ऐसे देखकर लड़की ने भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और अपने फोन में कोई सीरीज देखने लगी। वंश ट्रेन में था, लेकिन निशी मुंबई पहुंच चुकी थी। ट्रेन के सफर में वे इतना थक चुकी थी कि घर आते ही सीधा अपने कमरे में आई और बिस्तर पर गिर गई। उसने वंश को बताया भी नहीं कि वह मुंबई पहुंच चुकी है। मुन्ना पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसका अंदाजा सही था। मुन्ना अंदर आया और शक्ति के बारे में पूछा तो कांस्टेबल ने उसे मीटिंग रूम के बारे में बताया। मुन्ना मीटिंग रूम की तरफ जाने लगा तो कांस्टेबल ने उसे रोक लिया और मुन्ना से बाहर जाकर इंतजार करने को कहा। अमूमन शांत रहने वाला मुन्ना आज थोड़ा परेशान था। उसने गुस्से से कांस्टेबल को साइड किया और मीटिंग रूम की तरफ जाने लगा तो 2-4 कांस्टेबल आए और मुन्ना को पकड़ लिया। बाहर शोर सुनकर शक्ति बाहर आया। उसने जब मुन्ना को वहां देखा तो उसे ज्यादा हैरानी नहीं हुई और उसने मुन्ना के पास आकर कहा, तुम यहां? मुन्ना शक्ति को घूरता रहा। तुम? शक्ति ने कांस्टेबल से कहा, छोड़ो इसे। कांस्टेबल ने मुन्ना को छोड़ा और साइड हो गए। शक्ति मुन्ना के करीब आया और धीमे स्वर में कहा, यहां तमाशा क्यों कर रहे हो मुन्ना? मुन्ना ने सुना तो शक्ति के लिए उसका गुस्सा और बढ़ गया और उसने भी धीमे स्वर में कहा, तमाशा तो तुमने बना रखा है शक्ति, हमारा, हमारे पापा का और इस रिश्ते का। शक्ति को वहां सबके बीच मुन्ना से बात करना सही नहीं लगा। उसने मुन्ना के कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे बाहर ले जाते हुए कहा, हमारे साथ आओ। बाहर आकर मुन्ना ने अपने कंधों पर रखे शक्ति के हाथ को झटक दिया और उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहा, तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो शक्ति? ये सब करके तुम्हें क्या मिल जाएगा? ज्यादा से ज्यादा एक प्रमोशन। लेकिन एक प्रमोशन के लिए तुम पापा के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो फंसाए गए हैं। असली गुनहगार को पकड़ने के बजाय तुम उन्हें यहाँ ले आए। क्या तुम्हारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है? शक्ति ने खामोशी से मुन्ना की बात सुनी और धीमे स्वर में कहा, मुन्ना, हम जानते हैं जो हो रहा है वो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन ये जरूरी है। विक्रम अरोड़ा, विराज चौहान और डीआईजी सर तीनों मिले हुए हैं और उन लोगों ने अपने बयान में मुरारी चाचा का नाम लिया है। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, लेकिन खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए उन्हें भी तो अपनी सफाई में कुछ कहना पड़ेगा ना। हमारा उनसे जो रिश्ता है वो अलग चीज है, लेकिन उससे पहले हम पुलिस वाले हैं। हमारी नजर में कानून सबके लिए बराबर है। मुन्ना ने सुना तो उसने गुस्से से शक्ति को देखा और कहा, अगर ऐसा है तो फिर वो कानून तुम्हारे लिए क्यों नहीं बना? क्या तुमने कानून के खिलाफ जाकर एक मुजरिम को अपने घर में कैद नहीं रखा? उर्वशी इस केस में सबसे बड़ी गवाह थी, उसे कानून के हवाले ना करके मौसीन के घर में क्यों रखा? मुन्ना की बात सुनकर शक्ति खामोश हो गया तो मुन्ना उसके थोड़ा करीब आया और कहा, तुम्हारे इस स्वार्थ ने उर्वशी की जान ले ली और उसकी मौत के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो शक्ति। उर्वशी का अंतिम संस्कार पाकी है और हम पापा को लेने आए हैं और तुम उन्हें हमें ले जाने से नहीं रोक सकते। मुन्ना, मुन्ना हमारी बात सुनो। मुन्ना। शक्ति मुन्ना को आवाज देते हुए अंदर आया। मीटिंग रूम के दरवाजे के पास ही खिड़की थी। मुन्ना ने जैसे ही दरवाजे की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, उसकी खिड़की पर पड़ी नजर
और उसमें बैठे दिए वो लोग दिखाई जो मुरारी से सवाल जवाब कर रहे थे। मुन्ना के पैर दरवाजे के बाहर जम गए। उसकी आंखों में दर्द और चेहरे पर तकलीफ के भाव तैरने लगे। मुन्ना ने देखा अंदर सबके बीच खड़ा मुरारी हाथ जोड़े कुछ कह रहा था और मुरारी के चेहरे पर कठोरता की जगह बेबसी और लाचारी के भाव थे। अपने पापा को ऐसे देखकर मुन्ना का दिल कचोट गया। वो आदमी जिसके सामने बनारस के लोग हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, आज वह आदमी चंद लोगों के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। मुन्ना ने कभी जाहिर नहीं किया, लेकिन वह परिवार में सबसे ज्यादा प्यार मुरारी से ही करता था। हालांकि मुरारी की राजनीति के चलते वह हमेशा उससे कटा कटा रहा। मुन्ना मुरारी को ऐसे देख नहीं पाया और पलट गया। मुन्ना ने नम आंखों से सामने देखा तो शक्ति को अपने सामने पाया। मुन्ना की आंखों में नमी देखकर शक्ति को भी अच्छा नहीं लगा। उसने मुन्ना के कंधे पर हाथ रखा और कहा, हम मुरारी चाचा को लेकर आते हैं। शक्ति अंदर आया। उसने कुछ देर सबसे बात की। हालांकि मुरारी इस केस में निर्दोष निकला, लेकिन फिर भी उसे 24 घंटों से पहले इस शहर से बाहर नहीं जाने के ऑर्डर्स दिए गए और शक्ति से उसके सभी बयान नोट करने को कहा। शक्ति ने सभी बातों को ध्यान से सुना और फिर सभी अफसर लोग मीटिंग रूम से बाहर चले गए। वे सब एक एक करके वहां से जाने लगे। मुन्ना ने देखा उनमें से आधे लोग राजनीति से जुड़े लोग थे और कुछ पुलिस के बड़े अफसर। एक तरफ खड़ा मुन्ना बस खामोशी से उन्हें देखता रहा। कुछ देर बाद मुरारी शक्ति के साथ बाहर आया। उसने जब मुन्ना को वहां देखा तो उसे थोड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, मुन्ना तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुन्ना मुरारी के पास आया और कहा, हम आपको लेने आए हैं, बड़े पापा ने आपको बुलाया है। हाँ चलते हैं, मुरारी ने कहा। वह मुन्ना के चेहरे की उदासी भांप गया। मुरारी चाचा, जाने से पहले आपके कुछ बयान और डॉक्यूमेंट्स पर साइन बाकी है, लेकिन अभी आप मुन्ना के साथ जा सकते हैं। हमें यकीन है आप वापस आएंगे, शक्ति ने कहा। मुन्ना ने एक नजर शक्ति को देखा और मुरारी को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। मुन्ना मुरारी को लेकर शमशान आया, जहां शिवम, यादव और नीलिमा उर्वशी के पार्थिव शरीर के साथ मौजूद थे। मुरारी ने जब चिता पर लेटी उर्वशी के पार्थिव शरीर को देखा तो उसके कदम अपने आप भारी होने लगे। तो उसकी चाल धीमी हो गई और दिल धड़कने लगा। आंखों के सामने उर्वशी का चेहरा आने लगा और वे सभी पल एक एक करके चलने लगे जो उसने उर्वशी के साथ बिताए थे। उर्वशी के लिए मुरारी के मन में कोई गलत भावना कभी नहीं रही, लेकिन एक लगाव था जिसे मुरारी कभी खुद से दूर नहीं कर पाया। वहीं मुन्ना के जहन में उर्वशी की कई बातें चल रही थी। उर्वशी मुन्ना को पसंद करती थी, उससे प्यार भी करती थी, लेकिन मुन्ना ने कभी भी उर्वशी को गलत नजर से नहीं देखा। उसने उर्वशी की कई बार मदद की, लेकिन बदले में कभी अपने मन में कोई भावना नहीं रखी। उसे पहली मुलाकात से ही उर्वशी थोड़ी अजीब लगी, लेकिन आज जब उसका पार्थिव शरीर मुन्ना की आंखों के सामने था तो मुन्ना को उर्वशी के कोई अवगुण नजर नहीं आ रहे थे। उसे बस एक नजर आ रही थी, मासूम औरत जो इन भेड़ियों का शिकार हुई थी। मुन्ना और मुरारी बाकी लोगों के पास पहुंचे। नीलिमा की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने रोते हुए कहा, आप क्यों चली गई माँ? मुझे अनाथ क्यों कर दिया? नीलिमा के मुंह से निकला ये अनाथ शब्द न जाने क्यों मुरारी को चुभा। वह नीलिमा के पास आया और उसे चुप कराते हुए कहा, तुम अनाथ नहीं हो बिटिया, हम सब हैं ना तुम्हारे लिए। किसने कहा तुम अनाथ हो? आज से तुम मेरे साथ रहोगी। शालू की आवाज सबके कानों में पड़ी। नीलिमा के साथ साथ पलटकर सबने देखा तो पाया कबीर और शालू उसी तरफ आ रहे थे। शालू को देखते ही नीलिमा उनके पास आई और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। शालू ने नीलिमा को संभाला। उर्वशी के अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां हो चुकी थी। उर्वशी के पार्थिव शरीर को मुखाग्नि कबीर ने दी, क्योंकि शालू सबके सामने नीलिमा को बहू बनाने का फैसला कर चुकी थी। उर्वशी का पार्थिव शरीर जलने लगा और मुन्ना जलती हुई चिता को एक तक देखता रहा। कुछ घंटों बाद सभी वहां से लौट गए। नीलिमा को कबीर के साथ नई जिंदगी शुरू करने का आशीर्वाद देकर उसे कबीर और शालू के साथ भेज दिया। यादव ने फैसला किया कि वह हमेशा के लिए राजनीति छोड़ देगा और वहां से चला गया। शिवम ने मुरारी और मुन्ना से घर चलने को कहा तो मुरारी ने पुलिस स्टेशन जाने की बात बताई। मुरारी के बुरे वक्त में शिवम भला उसे अकेला कैसे छोड़ देता, इसलिए वह भी मुरारी और मुन्ना के साथ पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 89। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ।
तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अब तक जो रिकॉर्डिंग आप सुन रहे थे वो बेहतर थी या फिर ये अच्छी है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि मैंने अपना माइक चेंज किया है और मुझे आप लोगों का रिव्यू चाहिए कि कौन सी वॉइस ज़्यादा अच्छी है, जो आज से पहले थी वो या जो आज है वो। तो मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, सुनते रहिए मैं तेरी ही मेरे साथ। बाय बाय।